अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का। मज़ेदार ट्रांसमिशन और मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। अच्छी चीज़ यह है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और उससे भी अच्छी चीज़ रावलपिंडी की पिच पर चेज़ नहीं हो रहा, कराची की पिच पर 200 चेज़ हो गया। ये बड़ी मज़े की बात है। आज भी कराची में एक बड़ा मैच है और मेरा ख्याल है आर्क राइवल्स जिसका हम कहते हैं उनका ही ये मैच है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स होंगे आज रात 8 बजे आमने सामने। दोनों का जिक्र अलग करेंगे, लेकिन क्या हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ, दो मैच दोनों में हार, मुतवातर बाबर आजम की नाकामी और टीम के अंदर मुझे दिख रहा है कि शायद मिडिल ऑर्डर जो लोअर मिडिल ऑर्डर होता है जहां पर स्कोर एक्सेलरेट करना होता है वहां पर ज़्यादा जम के कोई खेल नहीं पा रहा। बॉलिंग कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही, जबकि स्पिनर्स भी हैं उनके पास, सारा कुछ है, लेकिन अब किसको खिलाएं। साइम अयूब को स्पिन करवानी पड़ती है, उसके साथ एक स्पिनर रखना पड़ता है, बाकी पेस बैटरी उनकी किसी काम नहीं आ रही। क्या वजह है? और कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं बाबर आजम से। कल खुद एक कैच बाउंड्री पर ड्रॉप हुआ, लेकिन बिल्कुल एंड पर हुआ ये कैच ड्रॉप। क्या मामला हैं पेशावर ज़ल्मी के, इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और लग यूं ही रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल की जंग के लिए मजबूत उम्मीदवार है और कुछ नहीं तो प्लेऑफ में जाने को तैयार है। लाहौर कलंदर भी ठीक है, एक हारे एक जीते, मामलात अपनी जगह, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर एक जीती एक हारी। इसी तरह कराची बड़ा शानदार मैच, एक तगड़ी टीम मुल्तान सुल्तान के साथ खेली और वो जीती। लग यूं रहा था मुल्तान सुल्तान खेलेगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान की जीत को कराची की बैटिंग ने हार में तब्दील कर दिया और जेम्स वेंस की सेंचुरी रिजवान की सेंचुरी पे भारी पड़ी। कैसे जा रही हैं सारी टीम्स और PSL कैसे जा रहा है? कल क्राउड फुली क्राउडेड मैच था, रावलपिंडी का क्राउड फुल था और स्टेडियम एक बार फिर जैम पैक रहा। बड़ा मजा आया मैच देखने का। छक्कों की बरसात साहबजादा फरहान ने एक्सीलेंट इनिंग खेली और क्या कमाल की चारों जानिब शॉट्स और स्ट्रोक्स लगाए साहबजादा फरहान ने। फुल फॉर्म में साहबजादा फरहान। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा, साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारा रेगुलर हिस्सा है। और अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं ख्वाजा नदीम साहब। ख्वाजा नदीम साहब लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। चूंकि हम हमेशा डोमेस्टिक पर बात करते हैं तो उनसे बेहतर हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा कि डोमेस्टिक में क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का। अच्छा मुदस्सिर, कल का मैच जनाब अली, छक्कों चौकों की बरसात, साहबजादा फरहान ने चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले और मैं समझता हूँ इस टाइम वो अपने पीक पर है फॉर्म के। ये सेम वैसा हम कर रहे हैं जैसे खुर्रम मंजूर जब अपनी पीक पर था, हमने उसे टीम में नहीं डाला, तब वो बर्बाद कर दिया उसका करियर। और अब साहबजादा फरहान जब अपनी पीक पर है और पीक बेचारे की यहीं ख़त्म हो जाएगी, यहीं से उतर जाएगा। कल जैसे कनेक्ट हो रही थी शॉट्स, वो सिर्फ पुश करता था, छक्का और चौका जाता था, एफर्टलेस शॉट्स मार रहा। ये होती है फॉर्म। हम क्यों, मुझे समझ नहीं आता मुदस्सिर, फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन है उसको लाते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फिर उसको खिलाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने साहबजादा फरहान की तारीफ़ कर दी और यकीनन उसकी इनिंग जो है वो काबिल तारीफ़ थी। वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो क्यों का लफ्ज़ है ना, ये वाकई हम सबको परेशान कर देता है जो ग्राउंड से बाहर हैं या सिस्टम से बाहर हैं। हम बात कर सकते हैं, निशानदही कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्यों इसीलिए है कि क्रिकेट बोर्ड और ख़ास कर क्रिकेट टीम्स पे एक माफिया, अनदेखा सा माफिया होता है ना। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को अंदाज़ा है कि ये लोग डोमिनेट करते हैं और वो उन्हीं के ग्रुप्स में जाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की टीम की तरफ से खेलने की कोशिश करते हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं और वो टीम में खेल भी जाते हैं। साहबजादा फरहान आज से नहीं खेल रहे, बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं। और आपको अगर देखें इनका, आप कैरियर उठा के देखें तो दूसरों के मुकाबले में आप देखें इनको कितने चांसेस मिले। एक आध इनिंग मिली, 2 मैचेस मिले, उसमें फ्लॉप हुए, फिर वो सीरीज उनको बाहर, कहीं अंदर कहीं बाहर, कोई टीम में। ये बात आपकी ठीक है कि जब कोई पीक पे हो आपने उसी वक्त उसको टीम में लेने होता है। खुर्रम मंजूर समेत बहुत से ऐसे प्लेयर थे जिनके बल्ले जो है रन उगल रहे थे और बहुत से ऐसे बॉलर थे जो खेल सकते थे, लेकिन उस वक्त सेलेक्टर्स और टीम के अंदर जो मौजूद एक पूरा ग्रुप है वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्लेयर जो है वो दरमियान में आ जाए, उसको खिला दें और खुशकिस्मती से या उनके लिए बदकिस्मती से कोई इनिंग खेल दें और आप जो है फ्लॉप हो जाए। देखिए आप समद को भी चांस दे रहे हैं, आप हसन नवाज को, तैयब ताहिर को आपने चांस दे दिए। हाँ, वो गनी गिलास वाले जो हैं जी जी जी, तो जी, आपने उनको चांस दे दिए और भरपूर चांस दे दिए।
लेकिन आप नहीं चांस देंगे तो इन लड़कों को चांस नहीं जो देते। प्रॉपर बैट्समैन है, जो डिजर्विंग है, और पाकिस्तान खेल के उसको एक ना कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने ये सवाल करने की कोशिश भी की डॉक्टर साहब एक बार सिलेक्टर साहब से कि जैसे आप शादाब को 10-10 20-20 चांस देके कहते हैं यार एक भरपूर मौका तो दें, आजम खान को 8-8 10-10 एक साथ चांस देके कहते हैं एक भरपूर मौका तो दें, तो क्या साहबजादा फरहान को 10 इनिंग देंगे या हौसला करके यार 6 में नहीं चलता 4 में चलेगा और उसके बाद वो हमारे लिए चलेगा? सर देखें, सॉरी मैं बात करूँ डॉक्टर साहब? ओके। जी अरसान भाई, देखिए साहबजादा फरहान का यही जो अभी दस्ता चौधरी साहब ने बात की कि उसको इनकंसिस्टेंटली हमने खिलाया, ठीक है। इस तरह जब आता है प्लेयर पर पहले ही प्रेशर होता है कि मैंने अगर इस इनिंग में परफॉर्म ना किया, इस मैच में, इस सीरीज में 2 मैचेस हैं टोटल मेरे पास, इसमें मैंने परफॉर्म ना किया तो बाहर हो जाऊंगा। इसकी रिसेंट जो एग्जांपल है सबसे बेस्ट हमारे पास वो है साइम अयूब की एग्जांपल। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो उनको हमने 20 से 25 मैच के दरमियान में दिए, जिसमें वो फ्लॉप भी हुए, जहां उनकी टेक्निक को भी चैलेंज किया गया, 9 लोग शॉट पर भी बहुत सारे तबसरे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बिल आखिर को वो इतनी सारी इनिंग्स लेने के बाद कामयाब हुए और पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त एसेट है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा हम उसके लिए भी ये बात कहते थे कि साइम को भरपूर मौका दें, चांस दें, खुल के वो चलेगा, और वो हुआ। एग्जैक्टली और अगर देखें ना, आपने जो फॉर्म की बात की, तो कामरान गुलाम जिन्होंने जब लंबा परफॉर्म किया और कई साल परफॉर्म किया, उनको जगह नहीं मिली। जब आके मिली पाकिस्तान में जगह, तो 5 साल के बाद जब हो सकता है कि उनकी पीक भी खत्म हो गई है, इवन उनकी ख्वाहिश कम पड़ गई हो, इवन उनकी अर्ज कम पड़ गई हो, और उनकी मसल्स मेमोरी भी वो न रही हो जो पहले थी, तो जब पीक पे होता है लड़का, उसको चांस बिल्कुल देना चाहिए और भरपूर चांस देना चाहिए। अभी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स 2-3 कोट की, हसन नवाज की अब्दुल समद की, जिनको हमने उठा के रैंडमली कहीं से मतलब डाल दिया एक आध इनिंग की बेस पे कि अच्छा देखा था किसी ने। प्रॉमिस जरूर खिलाने चाहिए, 1 या 2 क्रिकेटर आपको प्रॉमिस पे जरूर पिक करने चाहिए, लेकिन इस तरह जब चांस आप देते हैं तो फिर उसका ज्यादा हक बनता है जो पहले से बड़ा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक सर्किट पर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि साहबजादा की अभी आज बड़ी उस पर गुफ्तगू हो रही है कि कैलेंडर ईयर में चौथी सेंचुरी है उसकी T20 में। मतलब ये कोई कम बात तो नहीं है। इससे पहले 2016 में की है विराट कोहली ने, और उसके बाद 2000 अगर 21-20 या 21 में गिल ने की है, शुभन गिल ने, और साहबजादा फरहान ने अब के इस साल में चौथी सेंचुरी की है T20 में। और T20 में सेंचुरी करना बहरहाल इवन गली में भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और जब खासतौर पर हमें जरूरत भी है ओपनर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर साहबजादा फरहान को फिट करना चाहिए। जो जबरदस्ती के हमने 2-3-4 साल से ओपनर बनाए हुए हैं, उनको गुजारिश कर लें कि या तो वो मिडिल ऑर्डर में आ जाएं या फिर कहीं और अपनी जगह ढूंढ लें क्रिकेट के अलावा, तो बेहतर रहेगा। खाम गैर जरूरी लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो इन्वेस्टमेंट गलत है। डॉक्टर साहब, गैर जरूरी थोड़ा बताएं ना, कौन कौन है गैर जरूरी, बात करते हैं फिर। देख अभी चले इसको यूं कर लेते हैं। अभी देख लेंगे, आपने जल्मी का देख लिया कल मैच, उस पर बात भी हो जाएगी मैच पे साथ साथ, कि 5 ओपनर खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 के 5 पहले जो है वो ओपनर बेसिकली, केटीसी स्मिथ, कोलर, कैडमोर, स्मिथ, सारे के सारे ओपनर हैं जो उनके खेल रहे हैं। मिचेल ओवन जो ओपनर है उसको भी उन्होंने नीचे खिलाया, बाबर आजम और साम अयूब ऊपर खेल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑलराउंड कैटेगरी में बंदा ही कोई नहीं है, जिसको पिछले 10 साल से मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो हमारे हैं हुसैन तलत, वो PSL 1 से खेल रहे हैं, और अभी तक मुझे उनका रोल समझ नहीं आया कि वो किस तरह के ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन है या बॉलर है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों नहीं। अच्छा, जब मुदस्सिर मुदस्सिर साहब को जरा हुसैन तलत पे देखिए, यही मैं असल में इशू यही है, बात मुसलसल वही आ जाती है, फिर बात करते हैं लोग कहते हैं जी आप देखें किसी एक प्लेयर का नाम लेके उसको तनकीद करते हैं। नहीं, हमने बहुत सारे प्लेयरों का नाम नहीं, किसी का नाम भी चले ले। मैं ये कहता हूँ, देखें आपने क्रिकेट खेलनी है, आपको क्रिकेट का शौक है, आप क्लब भी खेल सकते हैं, आप डोमेस्टिक खेलें, जो जहाँ मर्जी आप खेलें। जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आपकी ख्वाहिश है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और आप पिछले 10 साल से मुसलसल इस सिस्टम का हिस्सा हैं, और आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि आपका रोल क्या है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, फिर आपको मौके मिल रहे हैं दूसरे उन प्लेयर्स की बनस्बत। मैं यही कहता हूँ, देखें आपने नाम लिए जिनके, हसन नवाज के, आजम खान के, शादाब खान के, और समद का भी, एक वो जो गनी गिलास का मैं नाम लेता हूँ, तैयब ताहिर, इन लोगों को, इन बच्चों को, मैं ये नहीं कहता उनको डिसाइड नहीं करना चाहता,
भाई आप उस नहीं, उनको मौके मिल रहे हैं, मौके बाकियों मिल को रहे भी हैं, मिल रहे आप हैं, उस सबको क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं कर रहे, आप नहीं आ रहे इंटरनेशनल लेवल पे। आप वो बच्चे जो पीछे खड़े हैं, इतने मौके, एक किसी को भी, मैं कहता हूँ आप भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी थोड़ी बहुत खेलते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, आपको कह दिया जाए ना कि ये 2 सीरीज़ हैं, अरसलान साहब आपने बाहर नहीं बैठना, तो यकीन मानिए उसमें से 2 50 10 मैच में आप भी लगा देंगे, और फिर आपका वो स्ट्राइक रेट भी बन जाएगा, आप जाएंगे, आपको पता होगा। जब आपको पता ही नहीं आपने कितना खेलना है, अगले मैच में होना है नहीं होना, पानी पिलाता रहना, तो फिर यही सूरत हाल होनी है। फिर इन लोगों को जो मुसलसल टीम का हिस्सा है, और फिर जो टीम पिक कर रहे हैं, देखिए ये PSL किस लिए बनाया गया था? PSL किस लिए बनाया गया था? कि इससे हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, या इसको हमने ब्रांडिंग करनी है, या इसके लिए आप सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले इसका मेन मकसद ये था कि कैसा ब्रांड बन जाए IPL की तरह या बिग बैश की तरह, कि हमारे शॉर्ट फॉर्मेट के लिए यहाँ से प्लेयर जो है हमारे यंगस्टर बाहर निकलें। अब हम जब नजर दौड़ाते हैं अच्छा, पूरे एक चीज़ PSL मुझे में, आपसे एक बात करनी है, मुदस्सिर भी और डॉक्टर साहब भी, एक ब्रेक लूंगा, रीजनल क्रिकेट पे भी बात करते हैं, ख्वाजा नदीम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस पर जरूर बात करूंगा, बाबर आजम फ्लॉप क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, कौन उसका जिम्मेदार है, उन्हें क्या करना चाहिए। तीसरी यहाँ बात, कौन है जो प्लेयर्स के कान में जाके कहता है कि जी मिडिल ऑर्डर को छोड़ो, तुम ओपनर बन जाओ और तुम ओपन शुरू कर दो। 4 प्लेयर्स को बाईपास करके ओपन करना शुरू करते हैं, जबकि ओपन में हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत होती है, फिर हमारा मिडिल ऑर्डर खाली पड़ा होता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जैसा मैंने कहा था कि लाहौर की रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ख्वाजा नदीम अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने कर लिया ज्वाइन। मुदस्सिर चौधरी और डॉक्टर हफीज़ अवान पहले से हमारा हिस्सा हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, बड़े सारे सवालात हैं हमारे सबके जहनों में। मेरा सबसे पहला सवाल ये सर कि ये जो रीजनल क्रिकेट है हमारी, ये किस तरह से चल रही है? क्या हमारे पास स्पीड स्टार्स की कमी है? क्या हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन और लोअर मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन की कमी है रीजन में? क्या मसला है? हम देखते हैं कि टैलेंट नहीं आ पा रहा है ऊपर, और जो टैलेंट ऊपर आ रहा है वो हसन नवाज हो गए, समद हो गए, वो उस तरह से खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा। तो वजह क्या है सर? रीजनल क्रिकेट क्या बहुत कमजोर हो गई है हमारी? देखें, आपने बात बिल्कुल ठीक किया कि हमारे पास नजर आना चाहिए जो रीजन से टैलेंट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन काफी देर से मैं आपको बताऊं कि 4 साल से तो हमारा ये रीजन का ये दूसरा साल है जो ये रीजनल क्रिकेट स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो आपको पता है वो इसको मर्ज कर दिया गया था, 5 टीमें बना दी गई थी, उसमें ये खेल रहे थे, और आपका जितना भी क्रिकेटर था वो 80% तो क्रिकेटर जो था वो छोड़ गया था, जो करंट क्रिकेटर था, उनको कोई आगे से ओपनिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन अब 2 साल से जो दोबारा एक रीस्टार्ट हुआ है, और क्रिकेटर्स को एक दोबारा डिपार्टमेंट्स भी आ गए हैं, रीजन्स भी 16 खेल रहे हैं, तो उससे एक ओपनिंग मिली है। आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और क्रिकेट का स्ट्रक्चर में एक्चुअली काफी चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब अगर उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको अगले 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह काफी ज्यादा मटेरियल भी मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम हमेशा रीजनल क्रिकेट की कोई बात करते हैं, कुछ पूछना चाहें तो ख्वाजा साहब साथ हैं, बिल्कुल पूछे आप भी। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, डॉक्टर हफीज अर्ज कर रहा हूँ। ये है कि जो रीजनल क्रिकेट की इंटीग्रेशन का और कोचिंग का 2 बहुत बड़े मसाइल हैं जो मुझे नजर आते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक तो ये है कि रीजन गैर जरूरी बहुत सारे बना दिए गए हैं, जिसमें हमारे इवन 11 पूरे करने बहुत मुश्किल होते हैं। जहां से कभी कोई एक लड़का भी नहीं खेल पाया था, वहां हमने पूरी पूरी टीम बना दी वो। और फिर आपस में जो रीजन्स की कोऑर्डिनेशन है वो। और फिर एक प्लीज आखिरी सवाल वो भी शामिल कर लीजिएगा कि रीजन पर जो रीजन के अंदर जो आप कोचेस को मुतय्यन करते हैं, उनका क्या पे स्ट्रक्चर इतना होता है कि वो वहां पर सर्वाइव कर पाए और लंबे अरसे के लिए आपको सर्व कर दे? और ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, सवाल से ये है कि एक तो रीजनल क्रिकेट, उसके कोचिंग स्टैंडर्ड्स, और क्या हम कोचिंग के लिए जो हमारे पास कोचेज अवेलेबल हैं वो उस रीजन के लिए ज़बरदस्त है, उसमें इंटेग्रेटिव पार्ट वो शो करते हैं? दूसरा, उनका पे स्ट्रक्चर क्या होगा? जी मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो बात की है कि ज्यादा रीजन्स को ऐड कर दिया गया ये फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरह नहीं हो रही, उस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ये मैं कुछ इनकी बात पे एग्री करता हूँ। जिस तरह पहले आज से 5-6 साल पहले हमारा रीजनल स्ट्रक्चर होता था कि टॉप 8 टीम्स जो थी ना वो फर्स्ट क्लास खेलती थी, उसके बाद जो नीचे जो टीम होती थी वो ग्रेड 2 खेलती थी, और वो क्वालिफाई करके जो टॉप 1 टीम उसमें से निकलती थी वो क्वालिफाई करके ऊपर जाती थी, और जो 8 में से जो बॉटम वाली होती थी वो नीचे जाती थी। ये स्ट्रक्चर था, और ये
इसमें काफी अच्छा स्ट्रक्चर था। 8 to 10 टीम्स जो है ना वो ऊपर खेलती थी और बाकी नीचे खेलती थी। अब ये क्रिकेट बोर्ड ने इसको स्ट्रक्चर को चेंज किया। मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वो आगे आने वाले दिनों में वो कुछ शायद उसमें देखते हुए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए, वो करेंगे चेंजेस। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो कोचेस की कैपेसिटी की और उनके पे स्ट्रक्चर की, ये देखें अभी काफी देर से कोचेस बड़ी एक अनसर्टेनिटी सी है। मैं भी काफी देर से ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, हमें अपने सपोर्टिंग स्टाफ की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिसमें हमारे कोचेस आ जाते हैं, उनको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये जो कि ये रीजन को उस तरह डिलीवर कर सकें, और इनकी इस तरह ही पे स्केल भी होनी चाहिए ताकि ये इनको एक सेफ्टी, एक इनके पास एक हो कि हमें यहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं और हम अपना पूरा डिलीवर करें। बिल्कुल ठीक हो गया। मुदस्सिर चौधरी साहब कुछ पूछना चाहें? जी खालिद साहब ये बताइए कि आपको लगता नहीं कि हमने रीजन में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जो क्लब्स को एंटर कर लेते हैं और क्लब्स की एक बड़ी तादाद इंटर है, लेकिन उनके पास अगर देखें तो प्लेयर्स भी मुयस्सर नहीं होते, और जब उनकी स्क्रूटनी आप लोग जाते हैं या पीसीबी की तरफ से कोई आता है तो किट्स पहना के लोग खड़े कर दिए जाते हैं। ये भी तो एक, अगर हम नीचे से शुरू करें, टॉप पे तो बहुत सारी बातें हैं करने को, अगर नीचे से शुरू करें तो आपको लगता नहीं कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं? जी बिल्कुल मौजूद तो देखें हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये पीसीबी का काम है कि इसको प्रॉपरली इसको मैनेज करे। मैं तो इसका खुद खिलाफ हूँ कि आपको क्लब के अंदर जो जाली क्लब्स हैं उनको नहीं होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ वोटिंग बेस के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, क्रिकेट बेस के ऊपर आपकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। नॉट कि जी नंबर बेस्ड हो कि आपके जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें क्या आपकी परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक आपकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ कि जी आप 10 15 20 बंदे खड़े कर लें और उसकी स्क्रूटनी करा लें। ये तो बिल्कुल एक आपका पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक बड़ी मेरी शिकायत है सर, चूंकि एक लंबे अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, आप चले हैं तो आपके तवज्जुह से हम कर भी लेते हैं सर, रीजनल क्रिकेट में पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, आप माने या ना माने। मेरे सामने के मामलात हैं, एक डिजर्विंग लड़का दूर दराज के इलाके से आता है, एक दिन के ट्रायल उससे लेने के लिए बुलाया जाता है, वो थका हारा आता है, उसको 3 गेंदें सिर्फ पैड करा कर खिला दी जाती हैं, बगैर देखे उसे कहते चले जी चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और वो पूरा दिन अपना काला करके दूर से आता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो क्रिकेट छोड़कर बेचारा या तो मैकेनिक बन रहा होता है या पढ़ाई करके कुछ और कर रहा हो। ये जो हमारा सिस्टम है ट्रायल लेने वाला, आप नहीं समझते ये ज्यादती है? ट्रायल की जगह मैचेस कराएं, कुछ ज़रा परफॉर्मेंस से पता करें कि कौन से लड़के में क्या पोटेंशियल, ट्रायल से क्या पोटेंशियल है, फिर पर्ची फोन आ जाता है उसको खिला देते हैं। जी अरसलान साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं इस पे आपको थोड़ा बोर्ड की पॉलिसी बता दूं। पिछले 1 साल से ये ट्रायल बेस्ड सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है, और अब तक जो हम अभी भी काम कर रहे हैं, अब जितना भी काम हमने लाहौर रीजन में किया और बाकी रीजन्स में भी मेरा ख्याल है इसी तरह हो रहा है कि हम पहले मैचेस कराते हैं जिसको चैलेंज कप के नाम से, बेशक वो जूनियर क्रिकेट हो या वो सीनियर क्रिकेट हो, उसमें एक चैलेंज कप के नाम से क्लब की परफॉर्मेंसेस को, क्लब का जो टूर्नामेंट्स होता है उसकी परफॉर्मेंसेस को इकट्ठा किया जाता है, उसमें से जो परफॉर्मर्स होते हैं वो निकलते हैं और वो फिर ऊपर आते हैं। ये ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारी चैलेंज कप की जो टीमें हैं इसी के बेस के ऊपर बन रही हैं। फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी जो आगे जो लड़के सिलेक्ट होते हैं 20-20 लड़के कायद आजम ट्रॉफी के लिए या T20 के लिए, ये एक पूरा एक सिस्टम बन चुका हुआ है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। वो जो आपका 2-2 दिन का, 1-1 दिन का ट्रायल डिफरेंट जगहों पे लेते थे और वो खत्म हो गया सर, वो वाला सिलसिला। बहुत अच्छा है, ये तो चलें, शुक्र है कुछ ज़रा बेहतर चीज़ भी हमें सुनाई दे रही है। और चूंकि आप सदर हैं सर लाहौर क्रिकेट के, तो मैं चाहूँगा हम ज़रा रीजन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं मेरे शो में बहुत बात होती है, ये दोनों हजरात बड़े एक्सपर्ट हैं इसके। मुदस्सिर चौधरी साहब, आप बड़ी शिकायत करते थे हमेशा कि यार हमारे रीजन में इस तरह होता है, हमारे रीजन में इस तरह होता है। ये ट्रायल सिस्टम खत्म होने से थोड़ी बेहतरी आपको लग रही है मुदस्सिर? देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि गुमान कर लेना चाहिए कि जो भी नया सेटअप आता है, नया विजन आता है या नया कानून आता है, वो बेहतरी के लिए आता है। लेकिन जब आप उसके रिजल्ट देखते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें भी, उस नए विजन में भी वही लोग मुलव्वस हैं जो पिछली खराबियों में मुलव्वस थे, जो उसी के साथ आप, मैंने पहले जिक्र किया, हम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, लोकल लेवल इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ देखते हैं आपके क्लब लेवल पे ही वहीं पे आपकी करप्शन जो है ना वो शुरू हो जाती है। करप्शन में पैसों की नहीं कह रहा,
करप्शन, पैसों की भी कहीं ना सर कहीं, यहाँ पे टैलेंट वही की है ना, करप्शन किसी की को मैं बात खिला दो, करूं, किसी को खिला दो, ये टैलेंट चक्कर की है। करप्शन शुरू हो जाती है। एक प्लेयर साहब आते हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं, उनको ड्राइवर उनको उतारता है, वो ड्राइवर ही उनको पैड बांधता है, उसके लिए ओपन की जगह खाली होती है, दायरा लगा होता है, उस प्लेयर साहब ने अपने रन्स करने होते हैं 25-30। अच्छा बॉलर पड़ जाए तो वो अलग बात है, अंपायर्स को भी इवन बता दिया जाता है कि इसका ज़रा ध्यान रख लीजिएगा, 25-30 रन कर ले, ताकि वो जो बाद में आपका AI पे स्कोर बोर्ड चलना है उस पर पता चले किसने 30 रन किए हैं, किस बॉलर के अगेंस्ट किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं हाँ, कि क्या situation किस bowler से सेलेक्टर्स को ये देखना ठीक है। चाहिए कि इस बंदे ने जो रन किए हैं इसके सामने बॉलर्स कौन था, या जिस बॉलर्स ने 5 विकेटें ली हैं उसने सर किन के एक और विकेट सवाल बड़ा अहम आपकी इसी बात से, ये बताएं सर, ख्वाजा साहब के क्या सिलेक्टर्स आते हैं रीजन के मैचेस देखने, हमारे जो टॉप सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन टीम के लोग? जो आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन टीम की बात कर रहे हैं, जी उसकी बात जी, कर रहे हैं? गलती से कोई आता है सर कभी? देखो, पहली बात तो ये है कि वो सिलेक्शन कमेटी जो है, अगर कोई मैच फाइनल वगैरह हो रहे हैं ना या सेमीफाइनल्स हैं, उसमें तो वो जरूर आके मैचेस को देख लेते हैं जो स्टेडियम्स के, लेकिन जो दूर दराज मैचेस हो रहे होते हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल वो वहां पे जाके मैच देखते हैं। बहुत कम है कि जो मेरा ख्याल है कि किसी की प्रेजेंस वहां पे हो। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं इसमें देखें, एक सिस्टम अभी आपके सामने, मैं लाहौर की मिसाल तो दे सकता हूँ, बाकी मैं रीजन्स की तो नहीं दे सकता। अभी हमने सिर्फ कोशिश ये की थी कि एक मेरिट पे और परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन हो जाए, जो कि ये मैंने स्टार्ट की थी, और इसी को फिर हमारे डायरेक्टर खुर्रम नियाजी साहब ने ट्रायल सिस्टम को बंद करके इसी को उन्होंने स्टार्ट करवाया। जी अच्छा, और मेरे अभी ना अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली ख्वाजा साहब, अभी रिसेंटली अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी के साथ मेरा बड़ा डिटेल इंटरव्यू हुआ है, मैंने उसमें बड़ी डिटेल बातें की हैं, मैं ज़रा चाहूँगा वो लाजमी आप देखें, उसमें काफ़ी सवाल थे। अच्छा ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में रहे सर, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आगे आपको जहमत दूँ, एक ज़रा PSL के बाद भरपूर हम प्रोग्राम करते हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट पे, ताकि हमें क्रिकेट के पूरे स्ट्रक्चर का पता चले। ख्वाजा नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर चौधरी और डॉक्टर हफीज अमान हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बात करेंगे बाबर आजम और PSL की तमाम मामला पर। वेलकम बैक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए भी और बड़े उन्होंने एक्सेप्ट भी की बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये बताएं डॉक्टर साहब, बाबर आजम, क्या इशू चल रहा है बाबर आजम के साथ, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा? इंप्रूवमेंट आई है, एक में 0 किया था, एक में 1 रन किया है, तो क्या मामला है, क्यों नहीं चल पा रहे? बाबर आजम से हमें बहुत उम्मीदें हैं। तब ये तो क्लीशे बन के रह गया कि बाबर आजम के बगैर हमारा ना तो शौक मुकम्मल होता है, ना इसके अलावा हम कर सकते हैं। सर देखिए ना, ये हो गया उसने कि परफॉर्म ही इतना किया था या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर का बैट पैच है, उसके बगैर शो मुकम्मल ना होना ये भी ज्यादती हो जाएगी कि हम बाबर की बात ही ना करें, ये बड़ी ज्यादती है। नहीं, ऑफ कोर्स जो या तो परफॉर्म करता है या नहीं परफॉर्म करता, उस दोनों सूरतों में बातें होती हैं, और बाबर चूंकि कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस पर बात तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि वो ये है कि बाबर मेंटल डेडलॉक में है। जब हम बार बार एक ही चीज का तस्करा कर रहे हैं कि उनके टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास स्ट्रोक्स हैं, उनका जो बैट पैच है, बैट पैच इतना लंबा नहीं होता उस्मान भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पर वर्कआउट कर लिया गया और टीमों को पता चल गया कि इस लेवल तक हम इससे रन करवा सकते हैं, यानी कि उनके पास अगर दूसरा गेयर है या तीसरा गेयर है तो चौथा और पांचवा लगाने नहीं देती उनको टीमें, जो ही वो चौथा पांचवा लगाने जाती है तो उन पर इतना वर्कआउट कर लिया गया कि उनको आउट कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब, तो फिर बाबर आजम ने क्यों नहीं वर्कआउट किया इस पे, ये भी तो एक सवाल होगा ना, ये तो बाबर आजम को सोचना चाहिए। देखिए, मैं जी आपको भरपूर मौका देंगे। अरसलान भाई, कल शो से पहले मैं था इंटरनेशनल कोच के साथ इन्वॉल्व, गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि आज इनको बेन डॉर्शियस आउट करेंगे और वो बाहर गेंद करेंगे और बाबर आउट होंगे। आपने हमें बताया भी था, ये बात आपने कही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, ऐसा कुछ हो सकता है और हुई, एग्जैक्टली वही हुआ। और आज फिर उनसे मेरी बात हो रही थी, इंटरनेशनल कोच है, तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए वही यही हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर इतने लोग दूर से देख के 20,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोच देख रहा है कि वो इस तरह आउट हो सकते हैं, तो आप देखिए कि इंटरनेशनल टीमों के कोचेस कितना होमवर्क करते होंगे। अब जब हसन नवाज ने सेंचुरी की थी, उन्हीं कोच ने मुझे बताया था कि अगले मैचेस में हसन नवाज परफॉर्म नहीं करेगा। ये कंफर्म है कोच है? डेटा आ गया डॉक्टर साहब, ये कंफर्म है कि कोच है वो? तो इससे अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ या तो लैक ऑफ कोचिंग का प्रॉब्लम है, या हमारे कोच इतने इक्विप्ड ही नहीं है, या उनकी प्रेफरेंस नहीं है, शायद सिर्फ जॉब उनकी प्रेफरेंस हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, ये थोड़ा हार्श हो जाएगा। सर आजकल ना मसला ये कि दौर है कंप्यूटर एनालिसिस का,
तो कोचेस करते हैं ये काम। मुदस्सिर चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं उस दिन भी आप मेरे साथ मौजूद थे जब मैंने बाबर से ये सवाल करने की कोशिश की। बाबर ने बड़ा गुटा सिटा सा जवाब दे दिया, लेकिन बहुत से कुछ कह भी गए वो। जब मैंने ये कहा कि आपके बगैर ना तो कोई विलाग मुकम्मल है, सही ना बात, आपके बगैर मैच मुकम्मल है, तो आप क्यों नहीं बोलते? देखें अरसलान साहब, बाबर नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर है बेटर है तो बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप एक ही बंदे को, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा कि देखें आपने फिर बाबर पे सवाल कर दिया, एक ही बंदे को टारगेट रखेंगे, और ख़ास कर अपने लोग, अपने घर में आप हो ना, तो सुबह शाम आपकी वालदा, वालिद, मिसेज या बच्चे या बहन भाई आपको थपकी दे के भेज देने कि जाएं कोई बात नहीं, आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। आपका बाहर बुरा भी दिन हो ना तो आपका अच्छा गुजर जाता है। जब आपको घर से शुरू हो जाए ना कि मुसलसल आप तनकीद, हर बंदा उस पर बात कर रहा है, बाबर नहीं खेला, बाबर ये कर गया, और भाई जो बाकी 10 हैं उनने क्या करना है, नहीं खेल रहा। मैं तो अभी आपका जो शो शुरू हो रहा था तो मैं कह रहा था यार बाबर को ना 6 महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, उधर घूमे फिरें, कुछ थोड़ा US चले जाएँ, UK चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, ज़रा इजी अपने माहौल करें, दोबारा वापस आएँ। वो रन्स की जो भूख होती है, क्रिकेट बल्ले को बिल्कुल छोड़ दें, बल्ले को हाथ न लगाएं 6 महीने के लिए, वापस आएँ और वापस, वो भी जिद कर रहा है, वो भी मुसलसल खेल रहा है। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, आप में जो शाहिद अफरीदी, हालांकि बहुत से बयान से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन एक बात उसने बड़ी अहम की थी कि ये जो नेशनल टीम है, हमारी इंटरनेशनल टीम है, इसकी बैटिंग कोच की मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। मसलन इस लेवल पे उनको बताना कि भाई बैक फुट पे जाना, फ्रंट फुट पे जाना, कवर ड्राइव ऐसे मारना, वही खेल के वो आते हैं, आप अकेडमी में रहें। इस मौके पे आपको ज़रूरत है दूसरी टीम पे वर्कआउट करने की। जिस तरह आप नेट में टाइम दे रहे हैं, जो इतनी बड़ी टीम रखी है उनको एक कमरे में बैठाएं, बड़ी सी स्क्रीन लगाएं, बताएं सुबह आपके इनके साथ ये मैच है, ये प्लेयर है, इसकी ये खामियां हैं, आप इस लेंथ पे बॉल करोगे तो ये आउट होगा, आप इस लेंथ पे ये बॉलर बैटिंग करता है, पहले 2 ओवर इसके अच्छे होते हैं, ज़रा डॉट कर लेना, बाद में खेल लेना, ज़रा संभल के खेलना। आप आज के इस दौर में टेक्निक की है, जो जैसे कह रहे हैं ना, उस पर हसन नवाज पे वर्कआउट हुआ, एक मैच में सेंचुरी खेल गया, वो भी सेंचुरी डॉक्टर साहब, वो सेंचुरी अगर आप देखें तो बस एक आध कैच हो जाता, सेंचुरी वहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन चलें खेल गया, पाकिस्तान के लिए आ गया, रिकॉर्ड आ गया। आप जब दूसरी टीमें हैं वो मैच खेलने के लिए आती हैं, तो उससे पहले एक एक बॉलर को, स्पिनर को, फील्डर्स को, कैप्टन को बता रही होती हैं कि भाई इस जब ये प्लेयर आएगा आपने फील्डर यहां प्लेस करना है। अब बाबर आजम जो ही बैटिंग के लिए आते हैं, PSL में भी देख लें, जिनने वर्कआउट्स पे किया, शायद आपने वर्क किया हुआ था, उसके ऑन साइड पे उसने फील्डर लिया हुआ था, फंसा के उसको आउट किया उनने, आमर ने भी यही किया, इसी तरह इंटरनेशनल में वही कर रहे हैं। हमारे कैप्टन को यही नहीं पता होता कि फील्डिंग किसने करनी है, अगर वो आपने लेना होता है, रिव्यू लेना होता है, समझ नहीं आ रही होती कि रिव्यू के लिए हाथ किसने खड़ा करना है, वो सारा दिन मुंह देख रहा होता है हमारा कैप्टन। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, वो पूरे इस बात से एग्री हूं वो कि थर्ड हमारे मैन से भी एक्नॉलेज कर रहा होता है, ले लूं। देखिए पिछले कुछ दिनों में ना, जो आप बात कर रहे हैं, मैं अग्री हूं मुदस्सिर, पिछले कुछ दिनों में टीम इतनी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब। पूरी टीम की बात चले, हम बाबर से निकल आते हैं, बाबर का तो आप दोनों ने बता दिया, मैं भी समझता हूं बाबर को थोड़ा सा ना ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ब्रेक ले, खुद को थोड़ा माइंड फ्रेश करे। कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जिस गैदरिंग में है ना बाबर, जिस गैदरिंग से मुराद बेशक मतलब वो तो है, अब मैं क्या कहूँ, उस गैदरिंग से थोड़ा बाहर जाना चाहिए बाबर को। उस गैदरिंग के जो दाएं और बाएं कान है ना अपने, वो एक ही बात सुनने की बजाय उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, खुद सोचना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तब बाबर उस फेज में वापस आएगा। अभी बहुत उम्र है उसकी, अभी तो यंग है, बिल्कुल यंग है, यही तो पीक टाइम है उसका। अगले 4 साल में तो रन्स के ढेर लगाने वाला टाइम है उसके पास। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इस पे कि एक प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर खेलता है, वो मुसलसल ओपन कर रहा है क्योंकि उसके पास कप्तानी आ गई। कौन है ये इनके कानों में जाके फूंकता है कि कप्तान बनने हो, ओपन करो ताकि तुम ओपनर बन जाओ पाकिस्तान टीम के, जहां पे जरूरत ही नहीं है हमें। ये तो हमारा अलमिया है ही है ना, सारी पूरी कौम का अलमिया है कि हमारे पास जब पावर आती है तो फिर हम उसको कैसे यूज करते हैं। हर जगह जगह पर आपको नजर आता है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जिस प्रोफेशन में भी आप देखेंगे ऐसा ही होता है। क्योंकि वो अपने जो साथी हैं उनको कलीग नहीं समझता, उनको सबॉर्डिनेट समझता है। और सबॉर्डिनेट का अभी तक जो लफ्ज है ना, सिर्फ हमारे माशरे में इस्तेमाल होता है, इन माशरों में नहीं होता, वेस्ट में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ कलीग या को वर्कर कहा जाता है। चाहे आप कैप्टन है, चाहे मैनेजर है, चाहे आपके नीचे कोई बॉटम पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है वर्कर, तो भी आप उसको को वर्कर ही कहेंगे। हमारे यहाँ क्रिकेट में भी यही मसला है कि जो कप्तान बन गया वो कहता पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है, तुम लोगों ने अपनी बारियां लगा ली, मुझे बड़ा टाइम
लगा, मैंने डोमेस्टिक में बड़े रगड़े खाए, मैंने ए टीम की बड़ी कप्तानी की, शाहीन की कप्तानी की, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा था, मुझे मिला तो मैं तो आऊंगा और मैं ओपनर ही आऊंगा। उसी की वजह से तो यही तो रोना रो रहे हैं कि ज़ल्मी में भी 5 ओपनर हैं जो ऊपर 1 से लेकर नीचे तक खेल रहे हैं। आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास भी पावर आ गया तो मैं क्यों ना खेलूं। तो वो सारी साइकी तो एक ही है, तो हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते। मेरा ख्याल है वो जो ग्रूमिंग की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो डे 1 से करते आ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि ग्रूमिंग नीचे से होगी, घर से होगी, मस्जिद से होगी, स्कूल से होगी, जिस इंस्टीट्यूशन रहेगा वहां से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये काम है कि जहां इतनी सारी और चीजें। डॉक्टर साहब इस पे ना इस पे कल क्योंकि अभी वो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद एक कमेंट कर दूं इस पे, मुझे बात है भूल जानी है मुझे। डॉक्टर साहब ये जो आपने इख्तियार वाली बात की है ना, यहाँ ये आलम है कि बंदे के पास सिर्फ टीवी का रिमोट आ जाए ना तो वो दूसरे को चैनल नहीं लगाने देता। तो आप तो कोयटा ग्लैडिएटर को बताने की बात। अच्छा, ये मिसाल बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब आते हैं सर इस पे बड़ा आज मज़ेदार मैच है, दोनों की रिवलरी बड़ी मशहूर है, लाहौर और कराची की। डॉक्टर साहब क्या उम्मीदें हैं सर? कराची क्या खेली है, 200 उसने चेस किया है, लेकिन ये वन ऑफ भी हो सकता है, पर 200 उसने चेस बड़ा ज़बरदस्त किया और बड़ी टीम के खिलाफ, यानी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। आज लाहौर है, लाहौर की बॉलिंग स्ट्रेंथ बेहतर लगने लगी है मुझे रिशाद के आने के बाद। मैंने वीसे से सवाल भी किया था क्या रिशाद फिट होने जा रहे हैं राशिद खान के शूज़ में, तो उन्होंने कहा बड़ा टाइम लगेगा अभी इतनी जल्दी, लेकिन बहरहाल रिशाद की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों टीमों के कंपैरिजन में, तो अरसान भाई मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज जो हासिल है वो है कराची किंग्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा चेस किया हुआ है, और फिर वहां पर वार्नर के आने से, कप्तान बनने से वो एक नया सा उन्होंने लिबादा ओढ़ लिया है। वहां पर जो प्रॉब्लम है ना उनको, वो है उनकी बॉलिंग अगर आप देखें उनकी, तो चारों के चारों जो फास्ट बॉलर उनके खेल रहे हैं, फवाद अली मीडियोकर बॉलर है इंक्लूडिंग हसन अली और ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त कम है, आप आज कराची किंग्स के साथ जाएंगे? अच्छा, इतना शॉर्ट है तो फिर मैं कराची किंग्स के साथ ही जाऊंगा अगर इतना आंसर लंबा है इसका। मुदस्सिर देखिए, कराची किंग ने जिस अंदाज में खेला है तो बनता तो नहीं क्या है, मतलब चलो भाई आज तो सारी कराची किंग्स के साथ है। अच्छा चलो मैं चला जाता हूँ भाई लाहौर कलंदर के साथ, ये नहीं जाता, की करिए फिर। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी, डॉक्टर हफीज अमान साहब, कल फिर होती है आप सबसे मुलाकात। और मैं कराची किंग्स को सपोर्ट तो करता हूँ, जाहिर है मेरा शहर है, लेकिन आज मैं लाहौर कलंदर और ये दो हजरात कराची किंग्स के साथ है। कल फिर इस पर करेंगे बात।